जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार ऐसे सितारे को फाइंड किया जो हमारे सूरज जैसे स्टार को ऑर्बिट कर रहा था। इस सितारे की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि इसका साइज हमारी स्पिन के साइज के बराबर था और इसका डायमीटर भी स्पिन के डायमीटर के बराबर था। इस सितारे को हॉकिंस यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान केविन और उसकी टीम ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए फाइंड किया। इसे पहले टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप के जरिए स्टडी किया गया था, उसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इसे स्टडी किया गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने NIR कैंप के जरिए इस सितारे को अच्छी तरह स्टडी किया, जिससे हमें पता चला कि ये एक रॉकी सितारा है, यानी उस सितारे पर हमारी ज़मीन जैसे पहाड़ भी मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि ऐसे रॉकी सितारे को स्टडी करके हम कायनात में और भी रॉकी सितारे को फाइंड कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उन पर लाइफ है या नहीं। इस सितारे का नाम है LHS 475p और इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हमारी ज़मीन जैसे सितारे को बहुत तेजी के साथ फाइंड कर रहा है। पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सीज और स्टार्स को स्टडी किया गया था, लेकिन अब इसके जरिए ज़मीन जैसे सितारे को स्टडी किया जा रहा है। इस सितारे को पहले 30 अगस्त 2022 को टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप के जरिए फाइंड किया गया। उसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसे स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर का ग्राफ बनाया, जिसमें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत कम एलिमेंट और मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया। व्हाइट डॉट इस बात का सबूत है कि वहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन पर्पल लाइन इस बात को जाहिर करती है कि उसका एटमॉस्फेयर खाली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। ग्रीन लाइन इस बात को जाहिर करती है कि इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मीथेन गैस है, लेकिन अभी भी इसको अच्छी तरह स्टडी करने की जरूरत थी। इस वक्त हमारे पास जितने भी टेलीस्कोप हैं, उनमें सिर्फ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप वाहिद ऐसा टेलीस्कोप है जो कायनात में दूर मौजूद सितारों के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह स्टडी करने की सलाहियत रखता है। साइंसदानों ने इसके ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी करके ये जानने की कोशिश की है कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, जिसकी वजह से साइंसदान को पता चला है कि इसका साइज बिल्कुल हमारी स्पिन के साइज के बराबर है, लेकिन वो अभी भी सही से नहीं जान पाए कि इसके अंदर क्या है। साइंसदान का कहना है कि ये टेलीस्कोप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो सितारे के एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकता है, लेकिन अभी हमें सितारे के एटमॉस्फेयर के बारे में कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी साइंसदान ये तो नहीं बता सकते कि इसके एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद नहीं है। जैसे एटमॉस्फेयर सैटर्न के मून टाइटन का है, जिसका मीथेन से बना हुआ बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है, वैसा इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे माहौल में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर उस सितारे का नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साइंसदानों ने ये दावा किया है कि हो सकता है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर ना हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि इसके एटमॉस्फेयर में खाली कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और ये बात आप जान लें कि किसी भी सितारे पर खालिश कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सितारे में इस गैस को फाइंड किया। इसके अलावा साइंसदानों ने यह भी नोटिस किया है कि ये सितारा हमारी जमीन से सिर्फ कुछ 100 डिग्री गर्म है। अगर साइंसदानों को इस पर बादल मिल जाते हैं तो ये सितारा वीनस जैसा हो सकता है, जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। यहाँ बहुत ज्यादा डेंस बादल मौजूद हैं। इसके अलावा ये एक रॉकी सितारा है, जिसकी जमीन हमारी जमीन की तरह सॉलिड है। ये सितारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 2 दिनों में कंप्लीट करता है, जिसका मतलब है कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन इसका स्टार बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत कम है और इसी वजह से इस स्टार का हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब है। इसीलिए ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो सकता है। ये सितारा हमारी जमीन से 41 लाइट ईयर दूर टेनिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। साइंसदानों को इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका साइज हमारी स्पिन के बराबर है। ये एक रॉकी सितारा है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इन 3 चीजों ने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची और हो सकता है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो, लेकिन जैसे जैसे हम इसके बारे में जानेंगे हमें पता चलता जाएगा कि इसके अंदर क्या है। जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन स्टार्स की हकीकत जानने की कोशिश की है? आसमान में इतने स्टार्स हैं कि मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जो रात को आसमान में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसको मैं एक्सप्लेन
करूंगा। जब आप मगरिब के बाद या मई के आखिर पर मगरिब वाली साइड पर आसमान की तरफ देखोगे तो एक स्टार आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान का सबसे रोशन स्टार है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जो चांद के सामने दिखाई देता है। असल में ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक सियारा है जिसे जहन्मी सियारा भी कहते हैं। इसका नाम वीनस है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और जमीन का करीबी सियारा है। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक करोड़ों साल पहले इस सियारे पर समुंदर और जंगलात मौजूद थे और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी जो सूरज से आने वाली सोलर वीनस को वीनस तक आने नहीं देती थी। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस का एक चांद था जो इससे टकरा गया, जिससे वीनस की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। सोलर विंड सीधी जमीन तक आने लगी, जिससे वीनस का पानी भाप बनकर उड़ गया और अब वहां लावे का समुंदर और तेजाब की बारिश होती है, जिससे वीनस बहुत ज्यादा खौफनाक सियारा बन जाता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा है। इसका टेम्परेचर 464 डिग्री है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये सियारा सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। असल में हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद है, जमीन मिड पॉइंट पर मौजूद है और मार्स सूरज के हैबिटेबल जोन के आखिरी पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों से बहुत ज्यादा है। असल में इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ये इतना ज्यादा डेंस है कि इसके अंदर हला से या जमीन से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में घने बादल मौजूद हैं, जिन्होंने वीनस की सरफेस को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसीलिए नासा ने इसकी सरफेस के बारे में जानने के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका एक 3D मैप बनाया। और ये वो वक्त था जब इंसान पहली बार घने बादलों के नीचे वीनस की सरफेस को देख रहा था, जिससे पता चला कि यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ चारों तरफ वोल्केनोस मौजूद थे जिनसे लावा निकल रहा था और यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिससे वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आती है लेकिन इसे बाहर नहीं जा पाती और ये अमल कई करोड़ों सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से वीनस के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी जमा हो चुकी है कि इसका टेम्परेचर 464 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा बन जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां जाकर रहोगे तो आप जल जाओगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सियारे पर सूरज मगरिब से निकलता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से सभी सियारों पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में ग्रुप होता है, लेकिन वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक यहाँ सूरज मगरिब से निकलता है। यहाँ पर एक पहाड़ मौजूद है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ हर तरफ लावे की नदियां बहती हैं और तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से इसे जहन्मी सियारे का नाम दिया गया है, जिसको आसमान में देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में फ्यूचनर के नाम से एक बहुत बड़ा आइस शेल्फ मौजूद है। 1986 में इस ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा था। बर्फ के इस टुकड़े का साइज 3500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आइस का टुकड़ा कहा जा रहा है। इसे A23A का नाम दिया गया। 1986 में टूटने के बाद ये समुद्र में फंसा रहता है, आगे मूव नहीं करता, लेकिन 2020 में इसने मूव करना शुरू कर दिया। नवंबर 2023 में इसे अंटार्कटिक पेनिनसुला के पास देखा गया, जो साउथर्न ओशन की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद दिसंबर 2023 में एक साइंसदान डेविड इसे स्टडी करने के लिए अपनी शिप से इसके करीब पहुंच गया। बर्फ का ये टुकड़ा साइज में इतना बड़ा था कि इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर जाने में कई घंटे लग गए। इसको स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे ये पिघल रहा है, इसके अंदर मौजूद मिनरल्स पानी में बह रहे हैं। इसीलिए इन मिनरल्स को स्टडी करने के लिए इसने आइस के टुकड़े के आसपास मौजूद पानी के सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया।
सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद कई ड्रोन्स और सैटेलाइट की मदद से A23A आइसबर्ग पर नजर रखी गई और फिर 14 जनवरी 2024 को इसकी वीडियो BBC न्यूज और CNN पर जारी की गई, जिसमें लहरों की वजह से आप इसे आगे मूव होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर हवाएं गोल गोल घूमती हैं, जिसकी वजह से ये आइस का टुकड़ा उस जगह के एक टेलर कॉलम में फंस गया और वहाँ 15 डिग्री पर रोटेट करने लगा। दिसंबर 2024 में BAS यानी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक बर्फ का टुकड़ा टेलर कॉलम से निकल चुका है और ये नॉर्थ ओशन से होता हुआ साउथ ओशन की तरफ जा रहा है। ये वो हिस्सा है यहाँ से कार्गो शिप्स और कई दूसरे शिप्स बहुत ज्यादा तादाद में गुजरते हैं, इसीलिए साइंसदान इस पर नजर रख रहे हैं कि कहीं ये किसी जहाज से ना टकरा जाए। साइंसदान के मुताबिक अगर ये आइस का टुकड़ा ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ये किसी आइलैंड या किसी सिटी से टकरा जाए, जिससे उस शहर में तबाही हो सकती है। BAS के मुताबिक इसने साउथ जॉर्जिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। साउथ जॉर्जिया में कई आइलैंड मौजूद हैं। इन आइलैंड के ओशन का पानी गर्म है। जब ये बर्फ का टुकड़ा इस रीजन में पहुंचेगा तो गर्म पानी की वजह से ये कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जनवरी 2025 में ये जॉर्जिया से 278 किलोमीटर दूर था। साइंसदान के मुताबिक ये पेंगुइन और सील के लिए एक रुकावट बन सकता है, क्योंकि पेंगुइन और सील आइलैंड पर रहते हैं और समुद्र में खुराक हासिल करने के लिए जाते हैं। जब ये आइस का टुकड़ा इस आइलैंड के पास पहुंचेगा, इसके पिघलने से ग़िज़ाई अज्जा का बहाव और समुद्री निज़ाम मुतासर हो सकता है। मार्च 2025 में ये साउथ जॉर्जिया से 73 किलोमीटर दूर था। ऐसे बर्फ के टुकड़ों को स्टडी करने से इनके साइज के बारे में पता चल सकता है। ऐसे आइस के टुकड़े अंटार्कटिका में मौजूद बहुत बड़े ग्लेशियर का हिस्सा हुआ करते हैं। साइंसदान के मुताबिक अंटार्कटिका का सबसे पुराना ग्लेशियर 10 लाख साल पुराना है। ग्रीनलैंड का सबसे पुराना ग्लेशियर 1 साल पुराना है और अलास्का का सबसे पुराना ग्लेशियर 30,000 साल पुराना है। अगर ऐसे ही अंटार्कटिका और बाकी जगहों के ग्लेशियर्स टूटते रहे तो इसका सीधा असर जमीन के मौसम पर होगा। इन ग्लेशियर्स के टूटने से समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें कई बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे, खासकर वो शहर जो समुद्र के करीब मौजूद हैं, जैसे कराची और मुंबई। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 400 से 800 बड़े और छोटे आइस के टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते हैं, जिनकी स्पीड आधा मील फी घंटा होती है। 2018 में एक आइसबर्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये न्यूफाउंडलैंड के एक गांव के घरों के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।